हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ उत्कर्ष। वी विल बी डिस्कसिंग हियर ग्रेविटेशन। हम लोग यहाँ पे ग्रेविटेशन पढ़ेंगे। जैसा मुझे बोला गया है कि जो भी डिस्कशन होगा टॉपिक का वो बाइलिंगुअल होगा। सो आई विल बी स्पीकिंग बोथ हिंदी एंड इंग्लिश साइमल्टेनियसली। सो यहाँ पे इस टॉपिक का ग्रेविटेशन का मैंने एक रोड मैप बनाया है, क्या हम लोग पढ़ेंगे, राइट। तो अभी मैं इसको दो पार्ट में डिस्कस करने के लिए सोचा हूँ। एक लेक्चर मैं अभी लूँगा, फिर एक और लेक्चर मैं प्लान करूँगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो रोड मैप है, पहले हम लोग इंट्रोडक्शन को डिस्कस करेंगे। फिर हम लोग इंट्रोडक्शन में मैं ये डिस्कस करूँगा ग्रेविटेशन होता क्या है, इसके एप्लीकेशंस क्या हैं एंड ऑल दस थिंग्स। फिर यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, फिर अर्थ जो हमारे ऊपर ग्रेविटी लगाती है, क्या हम लोग भी अर्थ को अट्रैक्ट करते हैं ये। फिर ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट समझेंगे। फिर जी, कैपिटल जी और स्मॉल जी का कॉन्सेप्ट समझेंगे क्या होता है। और फिर मास एंड वेट का कॉन्सेप्ट समझेंगे। इस लेक्चर में, आज के लेक्चर में हम लोग इतना डिस्कस करेंगे। फर्दर ग्रेविटेशन में कुछ और पार्ट्स हैं जो कि डिस्कस करते हैं, थ्रस्ट एंड प्रेशर, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, बायोन्सी एंड ऑल दैट। सो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन। ग्रेविटेशन होता क्या है, राइट। ग्रेविटेशन इज अ फोर्स, इट्स अ अट्रैक्टिंग फोर्स। फ्रेंड्स, पहले हम लोग कुछ फीचर्स भी देखेंगे ग्रेविटेशन फोर्स के। फीचर्स ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स, राइट। ग्रेविटेशन फोर्स, तो ग्रेविटेशन फोर्स समझाने के लिए मैं एक एनालॉजी लूंगा आपके सामने, राइट। एनालॉजी, क्यों ग्रेविटेशन फोर्स लगता है, क्या रीजन है, ठीक है। तो इसका एक्सप्लेनेशन देने के लिए मैं एक एनालॉजी लूंगा जो हमारे आसपास के जो सराउंडिंग्स है उससे हम समझ सकते हैं और क्या होता है, क्यों फोर्स लगती है, राइट। तो इसका एक एनालॉजी देखते हैं कि इसका कहानी देखते हैं, राइट। क्या होता है, सपोज ये सपोज करो एक गुंडा है, राइट। ये एक गुंडा है। हर गुंडे का क्या होता है, इलाका होता है, राइट। इस गुंडे का ये इलाका है। ये गुंडा, हर गुंडे का एक इलाका है, राइट। और नेक्स्ट टू डेट, अब कोई भी, हर गुंडे का एक इलाका होता है, तो उस गुंडे के इलाके में कोई भी आप जाते हो तो क्या होता है भाई, कि आप उससे मारपीट उसको करना पड़ता है, वो रेसिस्ट करता है और आपको घुसने नहीं देता है। तो वो एक इस एनालॉजी से हम लोग रिपीट कर सकते हैं कि वो उस गुंडा क्या कर रहा है, फोर्स लगाता है, राइट। तो आप ये इस गुंडे के इलाके में आप अगर घुसने की कोशिश कर रहे हो तो ये गुंडा अपने इलाका में फोर्स लगाता है, राइट, घुसने नहीं देता आपको। तो ये जो गुंडा का जो इलाका है, राइट, ये जो गुंडा है, गुंडा का जो इलाका है उसको हम लोग बोलते हैं उसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड, राइट। और ये जो आप कोई घुसने नहीं दे रहा है, जो फोर्स लग रहा है, उसको हम लोग बोल रहे हैं ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं, राइट। तो उसी तरह से हर बॉडी, कोई भी बॉडी होता है वो उसका एक फील्ड होता है जिससे वो नेक्स्ट कहीं पे भी कोई भी बॉडी रखी हुई है तो उसको अट्रैक्ट करता है। तो जो अट्रैक्ट करता है, जिस फील्ड के कारण वो अट्रैक्ट करता है, उसे हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड। ये इसको बोलते हैं, एक इमेजिनरी कॉन्सेप्चुअल लाइंस है जिसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड। और जिस बॉडी पे वो फील्ड के कारण जो फोर्स लग रहा है उसको हम लोग बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, राइट। सो हम लोगों ने यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट देखा, ग्रेविटेशनल फील्ड, यहाँ लिख रहा हूँ, ग्रेविटेशनल फील्ड एंड ग्रेविटेशनल फोर्स, राइट। तो ग्रेविटेशनल, आप यू कैन अपना पेन पेपर इसको नोट डाउन कर सकते हो। ग्रेविटेशनल फील्ड इज व्हाट, इट्स एनी इमेजिनरी लाइंस अक्रॉस एनी बॉडी दैट लीड टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। वो एक इमेजिनरी लाइंस है जिसके कारण कोई दो बॉडीज का जो फील्ड इंटरेक्ट करती हैं तो जो फोर्स लगता है कारण, जिस फील्ड के कारण, उसको हम लोग ग्रेविटेशनल फील्ड बोलते हैं, राइट। एंड द फोर्स इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। तो हम लोग कुछ फीचर्स देखते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स की, फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स। आप लोगों ने बहुत सारे फोर्स देखा होगा, नाम सुना होगा, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज बिकॉज ऑफ द चार्जेस बिटवीन टू चार्जेस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। मैग्नेटिक फोर्स इज बिकॉज ऑफ, मैग्नेटिक फोर्स होता है जो बिकॉज ऑफ द पोल्स होता है मैग्नेट के, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, लाइक दैट। उसी तरह से ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स के फीचर्स मैं यहाँ पे इरेज कर रहा हूँ इसको। तो फीचर्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स,
फीचर्स क्या है? फर्स्ट, दिस इज अ वीक फोर्स, राइट? दिस इज अ वीक फोर्स, दिस इज नॉट अ स्ट्रॉन्ग फोर्स। वीक फोर्स कहने का मतलब देखो, वीक फोर्स और स्ट्रॉन्ग फोर्स का मैं इसको समझाता हूँ कैसे, क्या डिफरेंस होता है वीक फोर्स और स्ट्रॉन्ग फोर्स। एक आप लोगों ने बचपन में एक एक्सपेरिमेंट किया होगा कि कोई भी पेन या पेंसिल को लेकर आप उसको अपने सर पर रगड़ते थे और कुछ कागज़ के फटे हुए जो पेजेस होते थे, स्मॉल चंक्स होते थे, उसको आप टेबल पर रखते थे, राइट? तो और फिर उसको रगड़ने के बाद अपने पेन या पेंसिल को आप उस कागज़ के चंक्स के पास ले जाते थे, तो वो जो पेपर का पीस होता था उसमें अट्रैक्ट हो जाता था, राइट? और तो उसमें होता क्या था एक्चुअली, देखो एक डायग्राम से समझाता हूँ। ये आपका पेन है, राइट? यहाँ पे वो कागज़ के फटे हुए चंक्स हैं, आपने इसको चार्ज्ड जब आपने उसको अपने सर पर रगड़ा तो बेसिकली चार्ज हो गया, उसमें चार्ज आ गए, राइट? तो ये चार्ज पेन और पेंसिल है, ठीक है? और ये जब कागज़ के जो चंक्स थे, तो जब इसको आप ले जाते हो तो ये इस पर अट्रैक्ट हो जाते थे। दिस मीन्स दैट कि ये दोनों अपोजिटली चार्ज हो जाते थे, राइट? तो ये कागज़ के चंक्स के ऊपर अर्थ तो भी एक फोर्स लगाती है जिसको हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं, राइट? आप लोग जानते होंगे ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। लेकिन फिर भी ये जो कागज़ के जो टुकड़े होते थे वो पेंसिल में अट्रैक्ट हो जाते हैं। ये रीज़न क्या है भाई? क्योंकि ये इसका मतलब सीधे सीधे एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स ऊपर लग रहा है, तो फिर भी जो ऊपर वाला फोर्स है उसको खींच ले रहा है, इसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं, राइट? तो इसका रीज़न ये है कि ये फोर्स वीक हो रहा है, ये फोर्स स्ट्रांग हो रहा है। सो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो वीक नेचर का होता है, राइट? ये वही मैंने यहाँ पे लिखा है। सेकेंड पॉइंट है, इसका जो एक्शन होता है, मतलब वो ये जो फोर्स होता है वो वाइड एरिया पे होता है। एक पॉइंट मैं और लिख सकता हूँ, आपको एग्जाम में आ सकता है कि राइट द फीचर्स ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है 1 मार्क 2 मार्क में, राइट? तो दिस इज अ वीक फोर्स। सेकेंड पॉइंट, वाइड एरिया ऑफ एप्लीकेशन। वाइड एरिया ऑफ एप्लीकेशन करने का मतलब मिलियंस ऑफ डिस्टेंसेस के ऊपर लगता है। इवन जैसे अर्थ सन जो है अर्थ पे फोर्स लगा रहा है, मून जो है अर्थ पे फोर्स लगा रहा है, राइट? लाइक दैट। तो ये बहुत ही बड़ी एरिया पे फोर्स लगता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज वाइड एरिया ऑफ एप्लीकेशन। थर्ड, इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर। ये रिपल्सिव नहीं होता है, ये सिर्फ अट्रैक्ट करता है। इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर। फोर्स जो होता है वो दो तरह के होता है। फोर्स लिख लो इसको, राइट? फोर्स एक अट्रैक्टिव होता है, एक रिपल्सिव होता है, ठीक है? तो ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज ऑफ अट्रैक्टिव इन नेचर। अट्रैक्टिव क्यों होता है? बिकॉज दिस इज रिपल्सिव क्यों होगा भाई? क्योंकि वहां पे चार्जेज आते हैं। अट्रैक्टिव या रिपल्सिव होते हैं वो चार्जेज आते हैं। तो अट्रैक्टिव कहने का मतलब ये दिस इज ऑल्सो, ये सिर्फ पुल काइंड ऑफ फोर्स होता है, पुल काइंड ऑफ फोर्स। पुश काइंड ऑफ फोर्स जो होते हैं वो रिपल्सिव होते हैं, पुश काइंड ऑफ फोर्स जो होते हैं रिपल्सिव होते हैं, राइट? तो दिस एक्ट्स बिकॉज ऑफ मास। तो ये दो बॉडी के मास के कारण फोर्स लगता है, राइट? तो चार फीचर्स हमने देखे। फर्स्ट है कि ये वीक फोर्स है। वीक फोर्स का मैंने ये एक्सप्लेनेशन दिया कि क्यों ये ग्रेविटेशनल फोर्स को वीक फोर्स बोलते हैं। फिर सेकंड पॉइंट दिया कि वाइड एरिया ऑफ एप्लीकेशन। वाइड एरिया ऑफ एप्लीकेशन बिकॉज इवन प्लैनेट्स पे भी ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहे हैं, सो काफी बड़े रेंज पे लगता है, दैट्स वाई वाइड एरिया ऑफ एप्लीकेशन। थर्ड पॉइंट है कि इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर। अट्रैक्टिव इट मीन्स दैट द पुल नेचर का है, पुल नेचर का, नॉट पुश नेचर का है, ठीक है? फोर्थ पॉइंट है दिस एक्ट्स बिकॉज ऑफ मास। दो बॉडी का मास है, उसके कारण ये फोर्स लगता है। तो ये अपना जो पहला रोड मैप का जो पहला पॉइंट था इंट्रोडक्शन का, उसमें मैंने फीचर्स भी बता दिया, तो ये क्लियर हो गया, राइट? तो अब हम लोग सेकेंड जो अपना टॉपिक है हम लोग देखेंगे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा है उसको एक बार फिर से रिकैप्चुलेट करते हैं, कैसे क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं आपके एग्जामिनेशन में। उसमें पूछा जा सकता है आपका डेफिनेशन 1 मार्क का, व्हाट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स को डिफाइन कर देना बताया मैंने। सेकंड पूछा जा सकता है फीचर्स ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स। मैं यहाँ पे क्वेश्चन भी लिखता हूँ कि कैसे फ्रेम हो सकते हैं। यहाँ पे नहीं, क्वेश्चन जैसे व्हाट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। सेकंड, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स।
ये दो क्वेश्चन यहाँ से फ्रेम हो सकते हैं। और भी क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं कि वाई द ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑफ पुल नेचर ओनली, वाई नॉट ऑफ द पुश नेचर। ठीक है, सो ये अपना जो पहला पॉइंट था इंट्रोडक्शन और फीचर्स का वो क्लियर हो गया। अब सेकंड हम लोग देखेंगे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। क्या होता है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन? राइट, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ये दिस लॉ वाज, ये जो लॉ था वो दिया गया था न्यूटन के द्वारा। राइट, न्यूटन प्रपोज दिस लॉ। सो ये लॉ क्या बोलता है कि अगर कोई भी दो बॉडी है, राइट, से एक बड़ी बॉडी है उसका मास m है, एक स्मॉल बॉडी है जिसका मास स्मॉल m है, राइट, एंड दे आर एट अ डिस्टेंस d अपार्ट, दे आर एट अ डिस्टेंस d अपार्ट। ठीक है, तो इनके बीच में जो फोर्स लगेगा, इनके बीच में जो फोर्स लगेगा, राइट, इनके बीच में जो फोर्स लगेगा वो F विल बी प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस कैपिटल M एंड स्मॉल m। M1 M2 ले लो, तुम्हारी मर्जी। ठीक है, एंड F will be इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है मैं इसको बता दे रहा हूँ एक बार। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब हुआ है कि कोई जो क्वांटिटी है, मान लो कि कोई एक फंक्शन है y इक्वल्स टू, टेक एन एग्जांपल x स्क्वायर फंक्शन दिया है। ठीक है, तो अगर मैं x की वैल्यू बढ़ा रहा हूँ और y की भी वैल्यू बढ़ रही है तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रोपोर्शनलिटी। राइट, तो वो बोलते हैं प्रोपोर्शनलिटी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर ऐसा सिचुएशन है y इक्वल्स टू 1/x, अगर मैं x की वैल्यू बढ़ाऊंगा तो y की वैल्यू कम हो जाएगी, उसको हम लोग बोलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो यहाँ पे भी वही है, यानी अगर मैंने इस क्वांटिटी यानी प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल M और स्मॉल m को जो मल्टीप्लिकेशन का जो क्वांटिटी है वो मैं अगर इंक्रीज करूंगा तो अगर f की वैल्यू बढ़ेगी तो इट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और यहाँ पे तुम देखो d स्क्वायर डिनोमिनेटर में है, तो अगर मैं इसको इंक्रीज करूंगा तो f की वैल्यू घट जाएगी। राइट, ठीक है, तो अब ये मान लो एक रिलेशन 1 है और ये एक रिलेशन 2 है, सो वी डोंट नीड दिस प्रोपोर्शनलिटी। मेरे को ये प्रोपोर्शनलिटी नहीं चाहिए, मेरे को इक्वेशन चाहिए, तो मेरे को दोनों को कंबाइन करना पड़ेगा। आई नीड टू कंबाइन बोथ ऑफ दिस इक्वेशन। राइट, मेरे को ये दोनों इक्वेशन कंबाइन करना पड़ेगा। तो जो दोनों इक्वेशन को मेरे को कंबाइन करने के लिए मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, m इंटू एम अपॉन डी स्क्वायर। राइट, सो अब ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने के लिए तुम लोगों ने पढ़ा होगा कि मेरे को एक कांस्टेंट डालना पड़ता है। राइट, कांस्टेंट क्या होगा यहाँ पे भाई, तो f इक्वल्स टू सम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, जो ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है उसे हम g बोलते हैं यहाँ पे, कैपिटल G। राइट, कैपिटल G m इंटू एम अपॉन डी स्क्वायर। राइट, ठीक है, तो ये जो रिलेशन है, जो फोर्स है, ये जो फोर्स, दिस इज कॉल्ड द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू बॉडीज of masses capital M and small m at a distance d apart. This is given by the relation GMM upon d square. Right, तो यहाँ पे जो g है, जो proportional, it's a proportionality constant, proportionality constant, इसको हम लोग बोलते हैं proportionality constant। ठीक है, ये एक proportionality constant है g which is called universal gravitational constant। राइट, और इसकी जो वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। दिस इज व्हाट द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इज। यही यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है। ठीक है, तो एक बार इसको फिर से रिकैप्चुलेट करते हैं क्या है। अगर स्टेटमेंट लिखने के लिए आ जाएगा कि क्वेश्चन आपके फ्रेम हो सकते हैं कि राइट यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, 2 मार्क में क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको स्टेटमेंट में लिखना है कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन स्टेट्स दैट इफ देयर आर टू बॉडीज हैविंग मास कैपिटल M एंड स्मॉल m आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस d, राइट, सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस d, then the force acting between them will be directly proportional to the product of the masses m and small m and capital M and will be inversely proportional to the square root of the distance between them. Right, and this gives the statement for our universal law of gravitation, and this hence and so forth, ये आपका इक्वेशन बन जाता है। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, तो ये जो सेकंड पॉइंट था अपने रोड मैप का, यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। पहला क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, मैं साइड में लिख रहा हूँ या सेंटर पे लिखता हूँ। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, व्हाट इज यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन।
यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ये एक क्वेश्चन यहाँ से फ्रेम हो सकता है, आपसे पूछा जा सकता है कि राइट इक्वेशन फॉर यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ ULG, राइट। फिर उसके बाद कभी कभी 1 मार्क में क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ SI यूनिट ऑफ कैपिटल G। मेरे को तो वैल्यू तो पता है, बट इसका SI यूनिट क्या होता है, राइट। तो व्हाट इज द SI यूनिट फॉर कैपिटल G। देखो कैसे निकालते हैं, इसको निकालते हैं, याद करने की कोई जरूरत नहीं है। तो देखो अपने पास इक्वेशन है F इक्वल्स टू GMM/d²। तो यूजिंग दिस इक्वेशन मैं G इक्वल्स टू लिख सकता हूँ F इंटू d²/mm। फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है, न्यूटन, राइट। न्यूटन d² है, इसका यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर, और 2 है तो kg²। सो G की जो SI यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg²। दिस टर्न्स आउट टू बी द SI यूनिट ऑफ G। इस G की SI यूनिट हो जाएगी, मैं इसको साइड में लिखता हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आते हैं। तो SI यूनिट ऑफ G इक्वल्स टू न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg²। दिस इज द SI यूनिट फॉर G, राइट। ये क्वेश्चन हो गया। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और है, ठीक है। क्वेश्चन आते हैं कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ जो ग्रेविटेशन है वो, उसमें जो मैंने D जो डिस्टेंस, ये जो मैंने D डिस्टेंस लिखा है, D डिस्टेंस जो मैंने लिखा है, वो दिस D डिस्टेंस विल ऑलवेज बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द बोथ ऑब्जेक्ट्स, राइट। सेंटर ऑफ द बोथ ऑब्जेक्ट्स। अब जैसे देखो मैं डायग्राम से समझाता हूँ, ये एक बॉडी है, एक और ये भी एक बॉडी है। तो ये जो D डिस्टेंस है हमेशा ना ये दोनों के सेंटर से लेंगे D, राइट। ऐसा नहीं कि ये एक बॉडी है, एक ये बॉडी है, तो यहाँ ये इसका सेंटर नहीं है, ना कि ये ऐसा टेंजेंट से मैं इसको डिस्टेंस। सो ऑलवेज दिस D डिस्टेंस विल ऑलवेज बी टेकन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द बोथ द बॉडीज, राइट। सेंटर ऑफ द बोथ बॉडीज। सो वहाँ पे जो हमने 4 फीचर्स पढ़ेंगे, जो मैंने 4 फीचर्स बोला था ग्रेविटेशनल फोर्स का, पहला कि दिस इज ऑलवेज एन अट्रैक्टिव फोर्स, दिस इज ऑलवेज पुल काइंड ऑफ फोर्स, दिस एक्ट्स वाइड एरिया ऑफ एप्लीकेशन। तो सिंस दिस उसमें एक पॉइंट और जोड़ लो कि सिंस दिस फोर्सेज ऑलवेज एक्ट फ्रॉम द सेंटर ऑफ वन बॉडी टू सेंटर ऑफ द अदर बॉडी, दैट्स वाई दिस फोर्स इज ऑल्सो कॉल्ड द सेंट्रल फोर्स। ये सेंट्रल फोर्स भी इसको बोलते हैं, राइट। सो ये इसका एक और कैरेक्टरिस्टिक्स है कि ये सेंट्रल फोर्स है, ठीक है। तो ये हमारा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी हो गया। नेक्स्ट चलते हैं। ये जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, इसको न्यूटन ने दिया था, राइट। न्यूटन ने ये भी इसके पीछे की एक खास कहानी है। ये अराउंड 1620 अराउंड 17th सेंचुरी, उस समय भी एक इसी तरह का पैंडेमिक था, उसमें न्यूटन साहब बैठे हुए थे और उनके ऊपर से एक सेव ऊपर से नीचे गिर गया। सो स्टार्टेड थिंकिंग कि व्हाट इज द रीजन फॉर दिस। ये ऑब्वियसली नीचे गिरा है तो कोई ना कोई एक फोर्स होगी जो अर्थ जो उसको अट्रैक्ट कर रही है, एंड ही नेम दिस ग्रेविटेशन। उसको उन्होंने ग्रेविटेशन बोला, और फिर उन्होंने एक सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके ये लॉ को दिया, राइट। सो हमने 2 टॉपिक कवर कर लिया जो हमारा रोड मैप के प्लानिंग में था, एक इंट्रोडक्शन और दूसरा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है। अब है ग्रेविटी, थर्ड पॉइंट में जाएंगे, ग्रेविटी। हम लोगों ने अभी तक जो रोड मैप के अकॉर्डिंग जो हमने बनाया था, 2 इंट्रोडक्शन और यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, 2 टॉपिक अभी हमने कवर किया है। उसके अकॉर्डिंग आपके एग्जाम्स में क्या क्या क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं, 1 मार्क 2 मार्क और जो भी, उसके अकॉर्डिंग मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं, राइट। पहला क्वेश्चन मैंने लिखा है कि व्हाट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, एक बार उसको फिर से रिकैप्चुलेट करते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स इज दैट काइंड ऑफ फोर्स दैट एक्ट्स ऑन ईच एंड एवरी बॉडी बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ मास, दैट्स इट, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। फिर उसके बाद व्हाट आर द फीचर्स ऑफ द ग्रेविटी, ये मैं शॉर्ट में आपसे ग्रेविटेशनल फोर्स को G फोर्स लिखूंगा, राइट, और यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को ULG ओनली, ठीक है। तो व्हाट आर द फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स। फर्स्ट क्या था कि इट इज अ वीक फोर्स। वीक फोर्स का मैंने रीजन दिया था, एक पॉइंट और इसमें ऐड कर लो, वाई। तो यहाँ पे एक 7th पॉइंट और ऐड करते हैं कि वाई G फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स क्यों वीक नेचर का होता है, क्यों कमजोर नेचर का होता है, राइट। सो व्हाट आर द फीचर्स ऑफ द फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स के क्या फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसके कुछ पॉइंट्स, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट था कि इट इज वीक इन नेचर। ये इसका वीक नेचर, क्यों वीक नेचर का है उसका मैंने एक्सप्लेनेशन दिया था
फिर उसके बाद सेकंड पॉइंट, इट्स सेंट्रल फोर्स। वो सेंट्रल फोर्स है। सेंट्रल फोर्स क्यों होता है? क्यों वो दो बॉडी के वन सेंटर से अदर सेंटर के बीच में एक्ट करता है, दैट्स वाई इट्स अ सेंट्रल फोर्स। ठीक है। थर्ड कि ये हमेशा अट्रैक्टिंग नेचर का होता है। अट्रैक्टिंग नेचर का क्यों होता है? क्योंकि इसमें कोई चार्जेस इन्वॉल्व नहीं होते, चार्ज इन्वॉल्व नहीं होता है, ये मास के एक्शन से होता है, दैट्स वाई ये एक अट्रैक्टिंग फोर्स होता है। और फिर उसके बाद ये वीक नेचर का फोर्स होता है, और अट्रैक्टिंग नेचर के फोर्स के साथ ये पुलिंग नेचर होता है। जो भी अट्रैक्टिव फोर्स होते हैं, जो भी अट्रैक्टिंग फोर्स होते हैं वो पुल नेचर के होते हैं, पुल, और जो रिपल्सिव फोर्स होते हैं वो पुश नेचर के होते हैं। ठीक है। तो फीचर्स जो है वो कवर हो गया अपना। तो थर्ड जो हमारा क्वेश्चन था, व्हाट इज यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या था, जो कि न्यूटन ने दिया था। एफ कोई दो बॉडी है जिसका एक का मास कैपिटल एम है, एक का मास स्मॉल एम है। ठीक है। और दोनों के बीच के सेंटर से डिस्टेंस हमने डी लिया था। ठीक है। और जो एफ है, दोनों के बीच में जो फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स जो एक्ट करता है, वो दोनों के प्रोडक्ट के मास के प्रोपोर्शनल था। ठीक है। और इसके इन्वर्स स्क्वायर था, डिस्टेंस के इन्वर्स। और फिर हम लोगों ने दोनों को कंबाइन किया था, तो हमको ये इक्वेशन मिल गया था। ये इक्वेशन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, राइट। फिर उसके बाद जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन था, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ जी। ठीक है। तो जी के एसआई यूनिट के लिए हम लोगों ने कुछ नहीं किया था यार, बस जी का यहाँ से एक इक्वेशन लिखा था, जी इक्वल्स टू एफ डी स्क्वायर एम एम। और फिर हम लोगों ने इसको कैलकुलेट किया था, एफ का यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है। ठीक है। फिर डी स्क्वायर का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर के जी स्क्वायर। तो हमें जो एसआई यूनिट यहाँ से मिल गई थी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर के जी स्क्वायर। दिस इज द, ये एसआई यूनिट है हमारा जी का, राइट। फिर उसके बाद वाई ग्रेविटेशनल फोर्स इज कॉल्ड सेंट्रल फोर्स। इसको सेंट्रल फोर्स क्यों करते हैं भाई? क्योंकि ये जो कोई भी जो दो बॉडी होता है, उसके सेंटर से सेंटर का जो हम लोग इनवर्स डिस्टेंस लेते हैं, डी डिस्टेंस लेते हैं, वो सेंटर से सेंटर होता है, दैट्स वाई इसको हम लोग सेंट्रल फोर्स बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि ग्रेविटेशनल फोर्स जी फोर्स को हम लोग, ये अट्रैक्टिंग और पुलिंग नेचर का क्यों होता है? ये अट्रैक्टिंग और पुलिंग नेचर का इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे कोई चार्जेस इन्वॉल्व नहीं होती हैं, कोई भी चार्जेस इन्वॉल्व नहीं होती है, ये सिर्फ मास के एक्शन से लगता है इसको, इसलिए हम लोग उसको अट्रैक्टिंग और पुलिंग फोर्स बोलते हैं। फिर एक पॉइंट, ग्रेविटेशनल फोर्स, वाई ग्रेविटेशनल फोर्स इज वीक इन नेचर। ठीक है। इसको हम बोलते हैं कि ये वीक नेचर का क्यों है, क्योंकि वीक नेचर का क्यों, उसको मैंने एक्सप्लेनेशन दिया था, आपको याद होगा कि अपना पेन से कुछ कागज़ के चंक्स थे, पेन को आप लोगों ने रब किया था अपने सर के ऊपर, तो ये क्या हो गया था, चार्ज हो गया था। तो कागज़ के चंक्स इसमें अट्रैक्ट हो गए थे। क्यों अट्रैक्ट हो गए? क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहे थे, नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स, नीचे आपका ग्रेविटेशनल फोर्स, और ऊपर इसको जो खींच रहा था वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो ऑब्वियसली अगर ये कागज़ के चंक्स इससे अट्रैक्ट हो गए, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो था, अपना ई फोर्स जो था, वो स्ट्रॉन्ग नेचर का था, जी फोर्स। दैट्स वाई वी कॉल, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो वीक नेचर का है। तो जितना हम लोगों ने पढ़ा था कुछ देर पहले, उसका ये रिकैप्चुलेशन है, इससे ये सब क्वेश्चन बन सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक लेंगे, ग्रेविटी। तो ग्रेविटी क्या होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स है कि कोई भी दो बॉडी के कारण जो भी अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है, उसको हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। ग्रेविटी क्या है? ग्रेविटी क्या है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को जो अर्थ अपने ओर अट्रैक्ट करती है, उसको हम लोग, वो भी एक टाइप का ग्रेविटेशनल फोर्स है, बट ये अर्थ है, इसलिए हम लोगों ने इसको एक पिक्यूलियर नेम दिया है, जिसको हम लोग ग्रेविटी बोलते हैं। ठीक है। तो ग्रेविटी का डिफिनेशन है सिंपल कि द फोर्स by which earth attracts any body towards itself is called gravity। तो ये ग्रेविटी क्या है? तो ये ग्रेविटी का डिफिनेशन हो गया। तो ग्रेविटी को डिफाइन करने के लिए हम लोगों ने एक क्वांटिटी डिफाइन किया है, जिससे हम लोग जी बोलते हैं, स्मॉल जी से डिनोट करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सो अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं, तो ये अगर एक तरह का एक्सेलरेशन है, तो ऑब्वियस है कि इसका यूनिट जो होगा, एक्सेलरेशन का यूनिट होगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, राइट। तो देखते हैं ये जी का कैलकुलेशन कैसे आता है। ठीक है। तो वही फिर से कंसीडर करते हैं, दो बॉडी है, मास m और स्मॉल m का, जिसके बीच का सेंटर का डिस्टेंस d है, राइट। d r जो भी लेना ले लो। तो जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से मेरे को इक्वेशन मिला था, Gm अपॉन डी स्क्वायर। ठीक है। ये एक इक्वेशन है। अब जो इस केस में क्या है, ये हमारा इक्वेशन मिल रहा था यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से। अब मेरे को निकालना है कि ये जी जो ग्रेविटी जो है, जो अर्थ है, अपने तरफ
ऑब्जेक्ट को किस फोर्स से अट्रैक्ट कर रही है। तो हम लोग अब अर्थ का एक कंसिडरेशन करते हैं। सपोज दिस इज आवर अर्थ, ठीक है, जिसकी रेडियस आर है, अर्थ की रेडियस आर है, राइट। ये अर्थ का नॉर्थ पोल है, ये अर्थ का साउथ पोल है, ठीक है। इसकी रेडियस आर है। कोई ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पे, कोई ऑब्जेक्ट है, लेट से कोई इंसान है, ऑब्जेक्ट व्हाटएवर, तो अर्थ का मास को हम लोग कैपिटल एम कंसिडर कर रहे हैं, इसका मास को एम कंसिडर कर रहे हैं, राइट। तो अगर हम लोग यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन यहाँ पे अप्लाई करते हैं इस केस में, तो F इक्वल्स टू जी, अर्थ की मास m, और इस जो सरफेस पे जो भी बंदा खड़ा है, व्हाटएवर कोई ऑब्जेक्ट है, उसकी मास m, और जो दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस रेडियस r होगी, कोई भी पॉइंट से, मेनी पॉइंट से उसकी डिस्टेंस r ही होगी, तो ये r², ये हमारा होगा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से एक इक्वेशन आएगा, इक्वेशन फर्स्ट से इक्वेशन फर्स्ट, इसको इक्वेशन 1 बोलो। नेक्स्ट, ये अब बंदा यहाँ पे खड़ा है, तो मेरे को पता है कि अर्थ इसको अट्रैक्ट कर रही है किसी एक एक्सेलरेशन से, जिसको मैंने g डिफाइन किया है, g। तो इस पे एक नीचे फोर्स अर्थ अट्रैक्ट कर रही है, तो फोर्स इक्वल्स टू, हमने न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से पढ़ा कि फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, सिंपल। उस बंदे की मास, ऑब्जेक्ट की मास m और एक्सेलरेशन, कोई भी एक्सेलरेशन, बट इस अर्थ केस, स्पेशल केस में मैंने इस एक्सेलरेशन को g बोल रखा है, ठीक है। तो भाई ये दोनों तो फोर्स ही हैं, हम इस इक्वेशन को इक्वेट कर सकते हैं। तो g m अपॉन r², m इंटू जी, सो m विल गेट कैंसल आउट, सो g इक्वल्स टू g विल, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विल टर्न आउट टू बी, मतलब g का जो वैल्यू आएगा इक्वेशन से कैलकुलेट करने के बाद, वो ये रिलेशन आएगा, g इक्वल्स टू gm_r²। अब इस इक्वेशन को गौर से देखो, मैंने क्या बोला कि मैंने अर्थ को कंसिडर किया था, और एक बंदा वहाँ पे खड़ा था, कोई ऑब्जेक्ट था। तो इस इक्वेशन को गौर से देखो, इसमें ना स्मॉल m का कंपोनेंट नहीं आ रहा है, स्मॉल m से ये इंडिपेंडेंट है इक्वेशन, सिर्फ कैपिटल M आ रहा है। इसका मतलब ये है कि जो g की जो वैल्यू है, कि तुम किसी भी प्लैनेट के लिए डिफाइन करो, तो उसमें जो छोटा ऑब्जेक्ट होगा, यहाँ पे जो मास है m है, वो काफ़ी बड़ा है m से। ऑब्वियसली हमारी जो वेट है, हमारा जो मास है, वो अर्थ के मास के कंपेरिजन में काफ़ी छोटा है, ठीक है। तो तुम g की वैल्यू सिर्फ अर्थ के लिए नहीं, किसी भी प्लैनेट के लिए, किसी भी सैटेलाइट के लिए कैलकुलेट कर सकते हो, अगर ये इक्वेशन तुम्हारे पास है तो, क्योंकि वो उस मास के लिए, अगर सिर्फ तुम्हें उस प्लैनेट का मास पता है तो तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है, और उसका रेडियस हमें अगर पता है तो हम लोग जी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जी, अगर ये अर्थ के केस में मास क्या आता है, अर्थ के केस में अगर जी का, सपोज मैं जी ले रहा हूँ, अर्थ के केस में जी एट अर्थ सरफेस, ठीक है। तो जी यहाँ पे मास ऑफ अर्थ m, इसको मैं थोड़ा और ऊपर लिखता हूँ, अर्थ के केस में मैं ले रहा हूँ g इक्वल्स टू g फॉर अर्थ, मास ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर, ठीक है। तो g ऑफ अर्थ, ये मेरे को वैल्यू पता है, ये तुम अगर वैल्यू इनपुट करोगे इसमें g का वैल्यू अगर डालोगे 6.67 इंटू 10⁻⁻11, मास ऑफ अर्थ होता है 6 इंटू 10⁻24 होता है, और रेडियस ऑफ अर्थ की अगर वैल्यू पुट करोगे, ठीक है, तो तुम्हें जो g का जो वैल्यू मिलेगा, g फॉर अर्थ का वैल्यू मिलेगा, वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू आता है, जिसे हम लोग अर्थ पे बोलते हैं। अब ये इस इक्वेशंस का हम लोग कुछ फीचर्स देखेंगे, इस इक्वेशंस का जो फीचर्स है उसको हम लोग देखते हैं, क्या है इस इक्वेशन का फीचर्स, ठीक है। क्वेश्चन आ सकता है।